सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि कल हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, आपको पता होगा कि 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक हम लोगों ने किए थे। 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, लेकिन पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर लगातार हम लोग तैयारी के लिए जुटे हुए हैं और ये तैयारी चाहे बिहार एस्टेट की हो, चाहे यूपी पीजीटी की हो या फिर बीपीएससी की हो, सभी जो है स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं और वो इसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। जो लगातार आपको वीडियोस के माध्यम से, साथ ही साथ उनके बहुत सारे मैसेज हमारे पास आते रहते हैं कि वाकई में यहाँ से जो मटेरियल मिलता है वो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें दोस्तों में, क्योंकि आप जब इस चैनल से जुड़ेंगे तो 100% आपको बहुत बेनिफिट होगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथ ही साथ कि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर हमारे पड़ी हुई हैं, वो वीडियोस चाहे पीजीटी एग्जामिनेशन की हो और चाहे वो बिहार स्टेट के, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो पुरानी वीडियोस भी अगर आप देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वन से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 26वां कहता है कि फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है तो फिर डेल्टा एस और डेल्टा एस दोनों, मतलब एक सिस्टम का है डेल्टा एस और एक सराउंडिंग का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए ये रिवर्सिबल हो गई, जितनी फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन उतनी बैकवर्ड चलेगी। तो अगर मान लीजिए +1 फॉरवर्ड गई, -1 बैकवर्ड आई, तो नेट अमाउंट जो है इसका 0 हो जाता है। तो अगर हम आपसे ये कहते हैं कि फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस या फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो क्या हो जाती है, वो आपकी 0 हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, ध्यान से कर लीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पर बहुत ही उम्मीद से मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपके कमेंट का भी इंतजार करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है। आपको एक चीज़ जरूर बताऊंगा कि आप यहाँ पर जो क्वेश्चन पा लेंगे ना, वो बाकी लोग क्वेश्चन तो करवाते, एक क्वेश्चन उनकी स्क्रीन पर आएगा, आधा घंटा उसी पर जोर लगाते रहेंगे, है ना। तो मैं आपका एक क्वेश्चन पे नहीं, आपको आधे घंटे में 25 या 30 क्वेश्चन देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। और फिर भी अगर आपको लगता है यार ये तो यूं ही मिल रहा है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कोई परेशान होने की, आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 27वें क्वेश्चन पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था कि जो ई मतलब जहां पर भी आपको प्रॉपर्टी ई से मतलब आए तो समझ लेना एनर्जी से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है। तो सिंपल सा आंसर हो गया कि इसका गिब्स फ्री एनर्जी होना चाहिए। आईयूपीएससी ने इस कंपाउंड का पूछा है, तो यहाँ पर पोटेशियम तो आना ही आना निश्चित है। उसके बाद पेंटासाइनाइडो यानी साइनो आएगा, तो पेंटासाइनाइडो हो गया। और आपका साइनो नहीं, पेंटासाइनाइडो, ये पेंटासाइनाइडो हो गया। और फेरेट, यानी कि 28 वाले का जवाब भी आपका सी ही आ रहा है, थर्ड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो 28वें वाले क्वेश्चन को भी आप सही कर लीजिए। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट हम चेक कर लें, 5 में से 3 गया, 2 बचा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रही, 2 आ रही, इसका मतलब डी ऑप्शन सही जाना चाहिए, डी ऑप्शन सही जाना चाहिए जी, ठीक है ना। थर्ड आप याद रखिएगा, थर्ड इसकी नहीं आएगी। यहाँ पर अगर नोट भी करना चाहें तो यहाँ पर +3 हो जाती है, यहाँ पर +x हो जाती है, माइनस का 5 प्लस, और यहाँ पर माइनस का 5, ये वो आपका 0 हो जाता है। न्यूट्रल है ना वो, अभी आपको ध्यान दीजिए, अगर वहाँ दिक्कत हो जाएगी तो फिर समस्या बनेगी। न्यूट्रल है तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। 29 वाले क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। Cl2 की अगर HGO से रिएक्शन करा देते हैं तो रिएक्शन करा ही लेते हैं, झंझट ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से Cl2O और साथ में HgCl2 बनना चाहिए। और तो यहाँ पर क्लोरीन 2 लेना पड़ेगा, Hg1 हो गया। बाकी रिएक्शन मेरे हिसाब से बैलेंस हो गई, आप चेक कर लीजिए। देखिए एक बार चेक करिए, 29 वाले का जो जवाब है वो आपका Cl2O बनता है, इतना मुझे पता है। Cl2O 2 जगह बना हुआ है और HgCl2 बनता है, तो यहाँ तो बनेगा नहीं, यही ऑप्शन आपका सही आएगा। प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द फ्यूमेरिक एंड मैलिक एसिड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूमेरिक और मैलिक एसिड अगर हम लेते हैं
फ्यूमेरिक या मैलिक एसिड एक ही है, एक दूसरे के आइसोमर है। तो सक्सनिक एसिड से ईथीन बनता है, और आपका ईथेन जो बनता है वो पोटेशियम एसीटेट से बनता है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से बनना चाहिए इथाइन, यानी कि जवाब आपका यहाँ पर इथाइन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये भी एग्जामिनेशन में। ध्यान देने वाली बात यहीं पर कि ये एग्जाम में आ सकता है, संभावनाएं पूरी हैं। फॉर द रिएक्शन CO+ 0.5 O2, एरो लगाइए, CO2 बनेगा, Kp/Kc इज इक्वल टू, है ना, CO+0.5 O2, है ना, लिया, और CO2 यहाँ Kp/Kc। तो डेल्टा Ng की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए यहाँ पर, 1 - 1.5, यानी कि 0.5 माइनस की आनी चाहिए। तो 0.5 माइनस का मतलब है कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n माइनस 0.5 है ना, 0.5 का मतलब माइनस हाफ है, ऐसे कर लीजिए आप। और जब ये वैल्यू नीचे आएगी तो भाई इसे हटाइए पावर को, तो रूट लगा लीजिए। तो इस हिसाब से तो आंसर नंबर, अगर भाई इसे Kp इज इक्वल टू Kp/Kc कर दो, तो Kc चलिए इधर ले आइए, तो ये कर दीजिए 1/RT और रूट हटा दीजिए, तो ये पावर हो गई आपकी ये। तो आंसर नंबर फिर ये बी सही होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितने तरीके से पूछा, कितने ढंग से पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर किस तरीके के क्वेश्चन करना चाहते हैं। यूपी पीजीटी के लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन बनेंगे। 32वां, थ्री पेंटेनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिव्स। 3 pentanol on reaction with aluminum tertiary butoxide in the presence of acetone। तो आपका एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड अगर लिया और 3 पेंटेनॉल है, ठीक है, और क्या कह रहा है, 3 पेंटेनॉल ऑन रिएक्शन विद एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बना करके देखना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी 3 पेंटेनॉल है, यानी CH3 में ले लेता हूँ, CH2 ले लेता हूँ, CH2 ले लेता हूँ, और 1 2 3 यहाँ पर OH लगा देता हूँ। लेकिन पेंटेनॉल 3 पोजीशन पर तो होगा नहीं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 नहीं होगा, ठीक है, यही बना। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दें, टर्सरी टर्ट ब्यूटॉक्साइड, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी OH यहाँ से, H यहाँ से, एसीटोन बनेगा, यानी कि कीटोन, पेंटेन 3 ओन बन जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 33 पर चले आइए। ये मैंने प्रोडक्ट लिया है SCHO की, इसकी रिएक्शन करानी है, और जैसे ही हम लोग SCHO की रिएक्शन कराते हैं तो फिर इससे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। पहले तो हम इसके प्रोडक्ट देख लें कि कौन कौन से बन रहे हैं। इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा हमें, और मिनिमाइज़ के लिए ये मेथड अपना पड़ेगा। दो तो यहाँ पर, एक तो यहाँ दिया है, यानी कि अगर मैं देखना चाहूँ SCHO से करा रहे हैं ना, तो SCHO से जैसे ही कराएंगे तो फिर आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। NaOH लिया, और यहाँ पर आपका कंडीशन बन गई है, टर्सरी है, यानी कि ये कंपाउंड हुआ आपका कैनिजारो रिएक्शन। वेरी गुड, नाइस, कैनिजारो रिएक्शन हुई, और कैनिजारो में ये हिस्सा CH2OH हो जाएगा, तो यही हो गया CH2OH, और ये वाला जो है HCOONA में बदलेगा, तो HCOONA जो है वो NaOH, ठीक है, इसमें कन्वर्ट, यानी कि मुझे लग रहा है कि आंसर फिर तो सामने ही रखा हुआ है भाई। आंसर तो मुझे लग रहा है यही है, ए ही आंसर है, यही वाला ही आंसर है, आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हो, आंसर यही आना चाहिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और बाकी आप अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन बिल्कुल आपके सामने खड़ा हुआ है। आज हम लोग इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक हो जाएंगे। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बिल्कुल बिहार स्टेट का पेपर है, 100% पेपर ऐसे ही आने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ए पार्ट, यानी 34 वाले क्वेश्चन को ए पर लगा लीजिए, 34 वाले का ए लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जरा अपना पेन ले लूं जी। इसके बाद द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन N हेक्सेनामाइड प्लस Br2, तो
पेंटेनामाइन बनना चाहिए, पेंटेन एमाइन बनना चाहिए। यानी बी पार्ट को अगर मैं देखता हूँ तो बी पार्ट मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रोपेना नहीं पेंटेनामाइन बनना चाहिए। पेंटेनामाइन कहाँ पर दिया है, ये नहीं है, डी ऑप्शन। यानी कि 35 वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आपका डी होना चाहिए। उसके बाद आइए साइक्लोहेक्सेनॉल ऑन रिएक्शन विद पीबी, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल है तो यानी कि ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बनना चाहिए, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। तो 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, ऑल तो नहीं बनने वाला है, पहले तो बना करके देखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये हमारे लिए है 36वें क्वेश्चन में, पहले क्या साइक्लोहेक्सेनॉल, सॉरी हम फिनॉल बना दिए हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेनॉल। तो अगर इसको हम PBr3 से करा देते हैं तो ये आपका ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बनना चाहिए, यानी बी पार्ट बनना चाहिए। 36 वाले का जवाब जो है बी होना चाहिए। हार्डनिंग ऑफ द फैट, तो ये हाइड्रोजिनेशन होता है, जैसे घी बनता है, यानी वनस्पति घी। अगर आपने नोट किया होगा कि वनस्पति घी जिस प्रोसेस से बनता है ये वही है, ये वही प्रोसेस है, ये वही प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उसके बाद 38 पे आ जाइए। ये क्वेश्चन पीजीटी पर बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 38 वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका कह रहा है कि यहाँ पर NaOH लिया है, फ्यूरोइक एसिड बना, तो NaOH इसका मतलब हुआ कि फ्यूरोइक एसिड लिया है और फ्यूराइल एल्कोहल बना, तो ये भी कैनिजारो की कैटेगरी में चली गई। तो एक्स कंपाउंड जो है वो क्या होना चाहिए, एक्स कंपाउंड फिर यही होना चाहिए, क्योंकि ये बन रहा है भाई, तभी तो ये फ्यूरोइक एसिड यही तो बनेगा, ये फ्यूरोइक बनेगा। नोट करो आप, ये फ्यूरोइक बनेगा COOH, और एक साथ में इसका एल्कोहल बन रहा है, तो फ्यूराइल एल्कोहल भी इसी कैटेगरी का कंपाउंड है, इसी कैटेगरी का है, तो यहाँ पर CH2OH हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये फिर हमारा कंपाउंड ये होने चाहिए, एल्डिहाइड, फ्यूरल एल्डिहाइड होना चाहिए, फ्यूराइल एल्डिहाइड होना चाहिए। विच अमीनो एसिड हैज़ द आहा फिनाइल OH ग्रुप, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, यहाँ पर याद करना पड़ेगा कि फिनाइल ग्रुप जो होता है ट्रायोसिन में लगा होता है, और अर्जिनिन, लाइसिन और प्रोलीन में नहीं होता है। तो यानी कि फिनाइल ग्रुप अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर ट्रायोसिन हमें याद करना पड़ेगा, ये ग्रुप याद, ये क्वेश्चन हमें याद रखना पड़ेगा, तभी हमारा काम चलेगा। उसके बाद 40 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, न्यूक्लियोसाइड मैंने लिया है, और फॉस्फोएस्टर लिया है, और न्यूक्लियोटाइड लिया है, ये दोनों जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है और न्यूक्लियोटाइड भी होता है। DNA आर द न्यूक्लियोटाइड एंड RNA आर द न्यूक्लियोसाइड ना, न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये तो ठीक है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड नहीं, साइड नहीं होता, टाइड होगा, तो यही सही हुआ। तो यानी ओवरऑल मैं फिलहाल मैं बिल्कुल इस बात से कंफर्म हूँ कि ये पहला वाला पार्ट ही इसका सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, और आप अभी भी आपकी उंगलियां अगर नहीं चल पा रही हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब की बात होगी कि आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। एक बार चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, एक बार दोस्तों को शेयर कर दो, मेरा भी मोटिवेशन हो जाएगा, मैं भी कहूँगा कि नहीं यार इन बच्चों के लिए कुछ और भी करना है। इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में चले आइए, तो हीट चेंज जो है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर भी डी ऑप्शन आना चाहिए। तो डी ऑप्शन कहाँ पर है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर डन कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, इन द केमिकल रिएक्शन अ कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल 100% श्योर है कि कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज ही करता है। तो यही लगा ले, आगे ऑप्शन देखने की मुझे लगता है कि ज़रूरत भी नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताते रहिए, और आपके कमेंट हमें एनर्जी देते हैं, आपके कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। तो क्या आप एक बार मोटिवेशन नहीं देंगे। विच इज़ ए कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, जब स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन आती है तो डेल्टा जी जो है वो लेस देन ज़ीरो हो जाना चाहिए। जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाए, है ना, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाए तो डेल्टा जी, भाई डेल्टा जी जो है
वो अगर नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, और नेगेटिव का मतलब है कि वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, और लेस देन जीरो हमने यहाँ पर ढूंढ लिया है। 4 नाइट्रोटोलिन, ये हमारे पास में टोलिन है, यहाँ पर हम CH3 ले लेते हैं, ये ऐसे करके यहाँ पर 4 नाइट्रोटोलिन, ये 4 नाइट्रो हो गया और टोलिन हो गया। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बेंजोइक एसिड 4 नाइट्रोबेंजीन, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यानी कि जो आंसर है वो ये वाला ग्रुप जो है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए 45वें क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा, पर्पल कलर आपको मिल रहा है। अब ये पर्पल कलर किसकी वजह से मिल रहा है, आप याद करिएगा कि यहाँ पर जो सल्फर है ये अंदर एंटर कर जाएगा, यानी कि मुझे कुछ बुद्धि नहीं लगानी है, Na4 हो जाएंगे, FeSen का होल 5 NOS हो जाना चाहिए। है कोई ऑप्शन? NOS है, लेकिन यहाँ Na4 भी है, यहाँ थ्राइस रह गया, यहाँ 5 है, Na3 ना पूरे जुड़ेंगे, एडिशन हो जाता है, वही पर्पल कलर हमें दिखाई देता है। सिल्वर क्लोराइड डिजोल्व इन एक्वस अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है आपका AgNH3, Ag ये हो गया, सिल्वर क्लोराइड है ना, तो Ag बनेगा और NH3 बनेगा, लेकिन पावर एक ही आती है, इसके ऊपर पावर +1 आती है, और पावर +1 वाला हमारे पास एक ही एग्जाम्पल इस समय दिखाई दे रहा है, एक ही एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। जैसे सिल्वर क्लोराइड डिजोल्व्स इन aqueous ammonia due to formation of this compound, due to formation of this compound, which of the following is the most basic oxide? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा इस पर नोट कर लो, आएगा कि 100% आएगा, इस पर नोट कर लीजिए, 47वें क्वेश्चन पर नोट कर दीजिए, आएगा मोस्ट बेसिक होना चाहिए। तो ये तो एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, मतलब लेस बेसिक भी बोल सकते हो, ये भी है, लेकिन ये भी बेसिक में ही आता है। K2O जो है सुपर ऑक्साइड है, और सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा बेसिक नेचर में होते हैं। तो क्या आंसर 47 वाले का बी आना चाहिए? इस क्वेश्चन पर आपकी भी मुझे राय चाहिए, ये राय चाहिए। अब आप क्या करिए, देखिए Fe है, यहाँ पर FeOH का होल थ्राइस बनेगा, यहाँ पर आप SnOH का होल ट्वाइस बनेगा, यहाँ पर CuOH का होल ट्वाइस बनेगा, इसको भी ट्वाइस ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बेसिक है। लेकिन आप नोट कर पा रहे होंगे कि K2O जो है सुपर ऑक्साइड है, 2KOH बनाएगा और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड बनता है, तो मोस्ट बेसिक फिर मतलब ज़्यादा बेसिक कंपाउंड KOH ही होगा इसमें। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जवाब क्या होना चाहिए? इसके लिए डिग्री हाइड्रोलिसिस H होता KH और अपॉन में कंसंट्रेशन मोलैरिटी, यानी इसे हम C भी मान लिया तो C मानेंगे, तो यहाँ पर जवाब हमें C मिल जाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर किया करिए। चलिए आंसर नीचे हैं, दिख रहे हैं। हेक्सा क्लोरोइथेन इज ऑल्सो कॉल्ड, हेक्सा क्लोरोइथेन, तो यानी हेक्सा क्लोरोइथेन को अगर हम हेलोथेन बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर आर्टिफिशियल कैम्फर भी बोल देंगे तब भी मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अब इसको चेक ही कर लें हाथ के हाथ, 49 वाले का आंसर भी चेक हो जाएगा, हाथ के हाथ देखते हैं। 49, ठीक है, बी है, बिल्कुल सही। 51 वाले पे चले आइए, अब आंसर सब ना देखिए नहीं तो गड़बड़ा जाए। इसके बाद द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, अब इसमें निकालना पड़ेगा कि इसमें CO की पहले हमें वो निकालनी पड़ेगी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन CO के कितने आएंगे, लिगेंड कैसा है, यहाँ पर वीक लिगेंड है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि CO में आएगा आपका CO की ऑक्सीजन है, और 27 यानी कि आर्गन हो गया, और 3D7 हो गया, 4s2 हो गया। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द, इसी कंपाउंड हुआ, अब इसके केस में ये पेयरिंग करा देगा। अगर इलेक्ट्रॉन भी कन्फिग्रेशन देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि +3 हुआ तो 2 ये चले गए, और एक यहाँ से चला गया, 3 चले गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो 1 2 3 4 5 6, और ये पेयरिंग करा देता है अमोनिया केस में, तो यानी कि जब n का नंबर यहाँ पर 0 हो गया
तो आंसर भी जीरो के नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके नहीं आ रहे हैं। तो फिर यहाँ ध्यान दीजिए आंसर फिर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका जीरो ही आएगा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से लगा लीजिए। इसके बाद आ जाइए 51 पर, हाइब्रिडाइजेशन शेप मैग्नेटिक मोमेंट। वेरी गुड, ये तो बिल्कुल रटा हुआ होगा कि इसकी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आती है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। डाया मैग्नेटिक हो गया, जीरो डाइपोल मोमेंट होगा और ये आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। यानी कि 51 वाले का जवाब जो है वो ए होना चाहिए। सिर्फ 51 वाले का जवाब आपका ए होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा स्लाइड इधर करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं हो सकता है मेरी शक्ल दिखाई। ये वाला 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और रह गए वो भी कर लेते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर अच्छे लगेंगे। चलिए यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, 60वें वाले क्वेश्चन से ही कर लेते हैं। द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दे रखी किस ऑर्डर की, तो आपको पता होना चाहिए ये सेकेंड ऑर्डर की है। अधिकतर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वही रिएक्शन आपके सिलेबस में, लेकिन इट इज़ नॉट ए राइट, ये 100% राइट नहीं है, टेक्निकल पॉइंट नहीं है। और टेक्निकली आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हम जब तक, भाई ये बाई मॉलिकुलर है, ये तो बिल्कुल है 100% बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है। और बाई मॉलिकुलर के आगे अगर मैं देखूं तो ऑर्डर कैसे पता लगेगा, सेकंड ऑर्डर तो मुझे लग रही बाई मॉलिकुलर है सेकंड ऑर्डर, लेकिन बाई मॉलिकुलर सेकंड ऑर्डर में एग्जांपल तो ये है नहीं। फिलहाल इसको कंफर्म करिएगा, मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन N25 होती है क्योंकि dx/dt इज इक्वल टू जो होता है के और N2O पर रेट डिपेंड करता है, पावर 2 नहीं जाती। इट इज़ द प्रैक्टिकल। तो बाई मॉलिकुलर तो है, आंसर देख ही लेते हैं 60 वाले का, सी है ऑप्शन, बाई मॉलिकुलर है, फर्स्ट ऑर्डर है बिल्कुल। 3 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड कंप्लीटली, इट यील्डेड 5 ग्राम ऑफ द क्लोराइड, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 3 ग्राम किसी भी मेटल ऑक्साइड का लिया गया है, 3 ग्राम किसी भी मेटल ऑक्साइड का लिया गया है, कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड, यानी 3 ग्राम कोई भी मेटल, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं देखता हूँ तो ये चेंज हो पा रही है -2 से। भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखोगे तो यहाँ ऑक्साइड है, -2 मान लेते हैं, तो ये बन गया आपका, मैं ज़रा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए Al2O3 है, अगर मानता हूं मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एल का एग्जाम्पल लेके चलूं, देखें बन पा रहा है नहीं, एल का एग्जाम्पल ले लेता हूं। Al2O3 से मान लीजिए 2AlCl3 बना, तो इसका जो वजन आएगा वो 27 दूनी 54 प्लस 16 तियाँ 48, 48 हुआ। ठीक है, तो देखते हैं 27 और दूनी 54, 54 और 48, 8 4 12 के 2 हाथ से लगे, 6 4 10, 102 हुआ। और 102 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मेटल की 3 जा रही, 3 तिहाई 9 और आपका 3 फिर 3 तिहाई 9, हाँ 3 चौको 12, 34 के आसपास आना चाहिए, 34 34 और 34 इसमें हमारा केवल एक ही आ रहा है जिसका नाम है ये वाला ऑप्शन आ रहा है। तो मेरे हिसाब से फिर ऑप्शन ए ही सही होगा, ए ही सही होगा। आंसर को चेक भी कर लेते हैं, 59 वाले का ए, वेरी गुड नाइस, 59 वाले का ए ही है, ठीक कंफर्म है। इसके बाद कह रहा है कि फिनॉल डाइमराइजेज इन बेंजीन, फिनॉल डाइमराइजेज इन बेंजीन हैविंग बेंट ऑफ फैक्टर 0.54, व्हाट इज द, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 कर लेते हैं। फिनॉल डाइमराइजेज इन बेंजीन हैविंग द वेंट ऑफ फैक्टर, यानी आई की वैल्यू जो दे रखी है वो 0.54 दे रखी है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन बिफोर डाइमराइजेशन फिनॉल 1 यूनिट होगा, तो यानी कि आई की वैल्यू 0.54 हो गई और 0.54 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 2 माइनस अल्फा हो गया, तो ये हो गया आपका 0.54 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाता है। अब सॉरी अल्फा हो, तो ये हो जाएगा। अब इसका मीनिंग हुआ
कि 2 माइनस अल्फ़ा, 2 माइनस अल्फ़ा हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये हो गया 2 माइनस 1.08, यानी कि ये बचेगा 0.92। तो यानी ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लगाइए। इसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रिडिक्ट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस असेंबली डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है? तो टेम्परेचर पर ही ऑब्वियसली काइनेटिक थ्योरी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर तो जवाब ये था, सॉरी यहाँ पर जवाब ये आपने टिक किया था, यहाँ पर जवाब टेम्परेचर ऑफ द गैस कर लीजिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन का मतलब हुआ कि अगर हम इसे देखें तो molecularity of reaction is the number of the molecules of reactant present in the balanced equation। ठीक है, incorrect, which of the following statement is incorrect about the molecularity? होल नंबर में होगी, ये भी सही है। molecularity बैलेंस्ड इक्वेशन में भी सही है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, हाँ यही गलत हो गया, नो डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड द मॉलिक्यूलर। डिफरेंस होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, अंतर है। विच इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। द अमाउंट ऑफ द हीट मेजर्ड फॉर अ रिएक्शन इज ए बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो होती है वो डेल्टा, यानी कि 54 वाले को डेल्टा ई या डेल्टा यू से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो मेरे हिसाब से 54 का जवाब जो है, अमाउंट ऑफ द हीट आप बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है डेल्टा ई से करते हैं, एंथैल्पी से नहीं करते हैं, इंटरनल एनर्जी से करते हैं। तो यहाँ पर यू हो जाना चाहिए, यू पुरानी किताबों में डेल्टा ई से ही रिप्रेजेंटेड है। उसके बाद ये रिएक्शन दे रखी है, व्हाट इज़ द कंपाउंड एक्स, ये कंपाउंड एक्स क्या होना चाहिए? तो कंपाउंड एक्स बना करके देखना पड़ेगा। ये यहाँ पर Na निकल गया, ठीक है, OH हो गया, N बचा हमारे पास में एक, और Na बचा एक, अभी Na तो पूरा है, यानी हमें देखना पड़ेगा इन दोनों प्रोडक्ट में एजाइड बनता है, और एजाइड यहाँ पर सोडियम एजाइड NaN3, NaN3 बनेगा और साथ में NaOH निकलेगा। तो बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशन, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि एजाइड बनता है। एजाइड इसमें एक ही है, ये टिक कर लो आप, एजाइड चेक कर लीजिएगा रिएक्शन आप जरूर। ठीक है, ये सोडियम एजाइड बनता है, यहाँ पर NaN3 बनेगा, और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और भी बताऊंगा कि इसमें आप Na2 ले लीजिएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 नाइट्रोजन, ये हो गए 4 और 4 हो गए, तो यहाँ पर 3 ये हो गए, 4 बैलेंस हो गई। ठीक है, इसके बाद OH देखते थे, O एक हो गया, H हमारे पास 3 और एक 4 है, तो 2 दूनी 4 H हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेकर के बैलेंस कर लेना। ये रिएक्शन दिया, ये टेम्परेचर दिया है, रिएक्शन कैसी होगी आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग इसके टर्म में निकालते हैं, आंसर को समझते हैं, तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव आती है तो आंसर स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो फार्मूला ही होता है। ये माइनस का 25 डिग्री 25 केल्विन हो गया, और टेम्परेचर आपका यहाँ पर 300 हो गया, और डेल्टा एस की वैल्यू 9 हो गई। तो 100% दोनों जुड़ेंगे, और दोनों जुड़ेंगे नेगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बिहार स्टेट के कराए, जो अभी कल कंप्लीट करने थे वो आज मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इस बात पर ज़रूर डिपेंडेंट है कि आप एक बार तो इनबॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए ही हम ये चैनल बनाए हुए हैं, और वही हमारा उद्देश्य है। अगर हम इस उद्देश्य में सफल होते हैं तो देखिए, जैसे कि अभी आप नोट कर पा रहे होंगे, लगातार स्टूडेंट्स अपना व्यूज़ दे रहे हैं, आप भी इसी तरीके से हमें व्यूज़ देंगे। थैंक यू।